जो रिस्क टेकिंग है ना, ये कारोबार में बहुत इंपॉर्टेंट है। लीगैलिटी, लोकेशन, प्रोजेक्ट एक्टिव और अट्रैक्टिव हो, जो लोग कर रहे हैं उनकी क्या बैकग्राउंड है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करें, एक ही जगह सब कुछ इन्वेस्ट ना करें। बहरिया, डीएचए, ये जो बड़ी सोसाइटीज़ हैं आमतौर पे इधर बड़ी लीगली बड़ा इन्होंने अपना चीज़ों को कंट्रोल किया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी इंटरव्यू। रिस्क को रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हुए कैसे मिनिमम करें। पहले रिस्क क्या होता है ये समझें। देखिए, जो रिस्क टेकिंग है ना, ये कारोबार में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझ लीजिए कि ये जो है आपके मुनाफे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क टेकिंग। ठीक है। अब रिस्क उसके लिए बहुत बड़ा है, बड़ा रिस्क है उसके लिए कि जिसको इन्वेस्टमेंट का समझ नहीं है, उसको तरीका नहीं है, ठीक है, वो ज़्यादा मार्केट नहीं समझता। लेकिन अगर कोई सब कुछ समझता है तो उसके लिए रिस्क जो है वो प्रॉफिट है, वो बेनिफिट है, वो उससे मैक्सिमम आउटकम ले सकता है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हुए कैसे हम रिस्क को मिनिमम रखें, कैसे कंट्रोल करें, रिस्क को कैसे करना है, रिस्क को कंट्रोल करना है, मैनेज करना है, आज की वीडियो में बात। वेलकम बैक। नंबर वन बात जिस पे हम करेंगे जी वो है कि रिस्क रिडक्शन इन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। रिस्क को कम से कम करने के लिए, यानी ख़तरे को कम से कम करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट के तमाम पहलुओं का जायज़ा लेना होता है। जो भी हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, लीगैलिटी, लोकेशन, प्रोजेक्ट एक्टिव और अट्रैक्टिव हो, जो लोग कर रहे हैं उनकी क्या बैकग्राउंड है, सारा कुछ, फ्यूचर क्या है, आसपास क्या है, लोग किधर से क्या करीब पड़ता है, यूनिवर्सिटियाँ, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, कमर्शियल एरियाज़, ठीक है ना, ये सारा कुछ हमें देखना होता है इन्वेस्ट करते हुए। ऐसा नहीं कि हमने कोई फार फ्लॉन्ग एरिया में इन्वेस्टमेंट कर ली हो, उसका स्कोप होगा तो सही लेकिन देर लग जाएगी। ऐसा भी नहीं कि हम कोई चीज़ ले रहे हैं और वो बहुत महंगी ले रहे हैं, मार्केट से महंगी ले रहे हैं, ये भी एक रिस्क है। तो ये सारी चीज़ों को आपने कम से कम, ख़तरे को कम से कम करना है इन्वेस्टमेंट करते हुए। ख़तरा हर जगह हर वक्त मौजूद रहता है, लेकिन उसको कम से कम करना है। नंबर वन ये है। नंबर दो ये है कि जी सेफ़ एंड लीगल, जब भी इन्वेस्टमेंट करें वो सेफ़ इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, लीगल इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। जब आप मुल्की कवानीन की रोशनी में, टैक्सेशन की रोशनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपको लिए पीस ऑफ माइंड हो जाता है, रिस्क मिनिमम हो जाता है। जो लोग फाइलों में इन्वेस्ट करते हैं, आज एक सोसाइटी, कल दूसरी, परसों तीसरी आ रही है, चौथी आ रही है, वो सारी प्रमोशन एडवर्टाइजिंग के ऊपर बहुत पैसा खर्च करते हैं और आपकी जेबों से बहुत पैसा निकालते हैं। ये उनका एक तरीकाकार है, ठीक है। आपका रिस्क बहुत ज़्यादा है। जिन लोगों ने फाइनली अभी तक 5 लाख जमा कराया, उसकी 2 लाख भी वैल्यू नहीं है, 10 लाख जमा कराया, 5 लाख वैल्यू नहीं है, ऑन ग्राउंड कोई काम भी नहीं इतना बड़ा हो रहा और फाइलें भी करोड़ लाखों बिक चुकी हैं, ठीक है ना, अरबों रुपया लोगों से ले चुके हुए हैं। तो ये जब आप इस तरह के काम करते हैं, इस तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिस्क बहुत हाई होता है। इसके बरक्स अगर आप सामने बिल्डिंग बन रही है उसके अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं, आपको पता है कि ये प्रोग्रेस हो रही है, हर रोज़ काम हो रहा है, उसके ऊपर पैसा लग रहा है, मटेरियल पड़ा हुआ है, स्टील पड़ा हुआ है, हर चीज़ मौजूद है, तो इसका मतलब कि सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है और वो काम दिन ब दिन मुकम्मल होगा और वो आपको प्रॉफिट देगा और आपकी एक्चुअल अमाउंट के साथ प्रॉफिट लेके आएगा। अगर घर है, फर्ज करें घर बन रहा है तो प्लॉट की कीमत कुछ और है, ऊपर घर बन जाएगा और है। बिल्डिंग बन रही है, प्लॉट की कीमत कुछ और है, ऊपर बिल्डिंग बन जाएगी तो कीमत कुछ और है। कल को रेंटल वाले आ जाएंगे, वो रेंट देना शुरू करेंगे, कुछ और है। तो लिहाजा सेफ इन्वेस्टमेंट करें और लीगल इन्वेस्टमेंट करें। नंबर 2 ये है। नंबर 3 क्या है, आइए देखते हैं। नंबर 3 ये है कि जी रिसर्च इन द रियल एस्टेट मार्केट्स। आप पूरी रिसर्च करें। रिसर्च करने से आपको कीमतों का अंदाज़ा होगा, किधर तेज़ी मंदी है अंदाज़ा होगा, कहाँ डिमांड है अंदाज़ा होगा, कहाँ बेहतर अपॉर्चुनिटी है अंदाज़ा होगा, कहाँ आप इन्वेस्ट करें तो आपको पीस ऑफ माइंड रहेगा, ये भी अंदाज़ा होगा। तो हर तरह से आप अगर मार्केट के अंदर रिसर्च कर लेते हैं अच्छी तरह तो आपका इन्वेस्टमेंट सेफ़ होगी या मिनिमम आपके पास का रिस्क होगा और मैक्सिमम बेनिफिट उठाने के लिए आप उठा सकते हैं। नंबर 4 ये है कि जी डाइवर्स रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़।
अगर आप रिस्क से बचना चाहते हैं तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करें, एक ही जगह सब कुछ इन्वेस्ट ना करें। जब डाइवर्सिफाई करके रखा होगा तो कहीं पे कीमतें कम अप्रिशिएट होंगी, कहीं पे ज़्यादा होंगी, कल को जिसमें कम हुई थी वहाँ भी ज़्यादा होंगी, तो ओवरऑल आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा। डाइवर्सिफिकेशन का फ़ायदा ये है कि आपकी लर्निंग बहुत अच्छी हो जाती है, आपको पता है कहाँ पैसा लगाने से ज़्यादा फ़ायदा है, कहाँ कम फ़ायदा है, ताकि कल को आप जहाँ ज़्यादा फ़ायदा वहीं पे इन्वेस्ट करें। जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हैं, एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स हैं, वो इस चीज़ को बड़ा अच्छी तरह समझते हैं और वो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को प्लान करते हैं कि ये पैसा हम इतने अरसे तक इन्वेस्टेड रखेंगे, इतने अरसे तक इधर से निकाल के फिर हम डिफरेंट पोर्टफोलियो में डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाएंगे, उससे हम फर्दर फ़ायदा कमा सकेंगे। तो इन स्ट्रेटजी को भी ज़रूर मद्देनजर रखें। नंबर 5 ये है जी, प्रोटेक्टिंग द फ्यूचर। अपनी इन्वेस्टमेंट करते हुए मुस्तकबिल को प्रोटेक्ट करें कि कैसा फ्यूचर होगा इस इन्वेस्टमेंट का। देखिए, इन्वेस्टमेंट सारी फ्यूचर ओरिएंटेड है। आज इन्वेस्ट करेंगे तो आज तो कुछ नहीं बचेगा, तो आज तो वो आपने इन्वेस्ट किया है। अब फ्यूचर की बात है, 2 साल, 3 साल, 1 साल, 1.5 साल के बाद क्या होगा, तो आप वहाँ इन्वेस्ट करें जहाँ आपको पता होगा कि फ्यूचर में, वक्ती तो ये फेज चल रहा है लेकिन फ्यूचर में बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। जैसे आजकल रियल एस्टेट में कस्टमर कम है, मार्केट में थोड़ी अनसर्टेनिटी है, जिसकी वजह से जो अगर अब अच्छी प्राइस पे आज निगोशिएट करके, बार्गेन करके अच्छी चीज़ पिक कर लेगा, उसका फ्यूचर बहुत ज़बरदस्त है बिल्डिंग के अंदर। क्योंकि पाकिस्तान में ना 1 करोड़ 20 लाख घर शॉर्ट हैं, 55 लाख बच्चे रोज़ाना पैदा हो रहे हैं, हर महीने पैदा हो रहे हैं। यानी एक बहुत बड़ी आबादी है जिसको कि शेल्टर चाहिए, घर चाहिए, ऑफिस चाहिए, शॉप चाहिए, और वो जो बन रही हैं चीज़ें वो बहुत कम बन रही हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो इसका मतलब है कि कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर आप होल्ड करने की सलाहियत रखते हैं तो फ्यूचर में उसका मुस्तकबिल बहुत अच्छा होगा। तो इस चीज़ को आप मद्देनजर रखें कि ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट है ये फ्यूचरिस्टिक हो और उस फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट का आपको फ़ायदा होगा। आम तौर पे जो रिस्क होता है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर बहुत बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर आप पैसा तो लगा देंगे लेकिन आपका पैसा आप कब कैसे ग्रो करेगा, तो इसमें आमतौर पे जो आपको कहा जाता है वो शॉर्ट टर्म का कहा जाता है कि जी आप इतना फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन दरअसल शॉर्ट टर्म में इतना फ़ायदा होता नहीं है, क्योंकि रियल एस्टेट जो है ना वो लॉन्ग टर्म का काम है। लोग इसको शॉर्ट टर्म से के अंदर फ़ायदा उठाना चाहते हैं और उसमें अंदर वो नहीं उठा पाते, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। नंबर 6 ये है कि जी क्रिटिकल परचेजिंग डिसीजंस। जब आप बहुत ही क्रिटिकल परचेज कर लेते हैं, फैसले कर लेते हैं, जहां आपको अभाम है, जहां क्लैरिटी नहीं है, जहां रिस्क है, जहां आपको पता है यार कुछ ये लग रहा है कि ऐसा होगा, तो वहां आप अपने रिस्क को मैक्सिमम कर लेते हैं। तो लिहाजा कोशिश करें कि क्रिटिकल जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं वो ना करें, ठीक है। इस्तिखारा करें, होल्ड करें, देखें, वेट एंड सी। तो ये करें, छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके आप देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो इससे भी आपका रिस्क जो है वो कंट्रोल हो सकता है अगर आप क्रिटिकल इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना करें। नंबर 7 ये है कि जी फाइनेंशियल एनालाइज एंड डिसीजन। अपनी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको एनालाइज करें, डिसीजन को रीथिंक करें, ठीक है, और पूरा हर तरह से जायज़ा लेने के बाद आप इन्वेस्ट करें तो रिस्क मिनिमम होगा। आमतौर पे लोग ना प्रॉफिट को देखते हुए डिसीजन कर लेते हैं, लेकिन वो पूरा एनालिसिस नहीं करते कि उसके अंदर जो है ना कोई तो देखिए, मैंने कहा ना रिस्क मिनिमम की बात हो रही है। रिस्क 100% ख़त्म नहीं होगा। अगर 100% रिस्क ख़त्म हो गया तो गेन भी कोई नहीं है, वरना तो हर बंदा, अगर ऐसा हो ना तो हर बंदा वहाँ इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है। इवन बैंक में अगर आप पैसा रखते हैं वो 22% बैंक आपको देता है, लेकिन जो इन्फ्लेशन है वो कितना पैसे को ख़राब कर रही है और आने वाले टाइम में क्या हालात होंगे, इधर भी रिस्क है। यानी सेफेस्ट जो आपने पैसा रखा उसमें भी रिस्क है, लेकिन इसके बरक्स अगर रियल एस्टेट में सही प्रोजेक्ट में, जेन्युइन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देंगे, रिस्क मिनिमम होगा और आप मैक्सिमम गेन कर सकेंगे। नंबर 8 ये है कि जी लीगल प्रोटेक्शन। इन्वेस्टमेंट के साथ आपकी लीगल प्रोटेक्शन होनी चाहिए। बहरिया, DHA, ये जो बड़ी सोसाइटीज़ हैं आमतौर पे इधर बड़ी लीगली बड़ा इन्होंने अपना चीज़ों को कंट्रोल किया हुआ है। कोई इश्यूज़ नहीं है, कोई कब्ज़े नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो ऑनरशिप है वही है, ईजीली कोई किसी की चीज़ हथिया नहीं सकता। ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, उनकी इन्वेस्टमेंट है। इसके बरक्स जो नई सोसाइटियाँ बन रही हैं वहाँ कोई इतना लीगल मामला कोई इतना क्लियर नहीं है अभी, ठीक है। तो ये जो लीगल है, फिर उनकी NOCs, जो इलाके आबाद हो गए ना, NOC था वो आबाद हो गया, अब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। अगर बहरिया के साथ भी खुदा ना खासा कुछ भी हो जाए तो जिन लोगों ने आबाद जगहों पे रह रहे हैं, उनकी ऑफिसेज, कमर्शियल शॉप्स, घर, या उनको कुछ नहीं होगा, ठीक है ना।
तो वो तो मैनेजमेंट उस तरह से जो अपने काम करती है वो तो करती रहेगी, ट्रांसफ़र से परचेज होगी। जो नए एरियाज़ हैं, इवन बहरिया के भी, कराची में हमने देखा, बाकी जगहों पे देखा, वो उसमें बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि रिस्क की तरफ चली जाती हैं। तो उसको उधर से अपना रिस्क को कंट्रोल करना वो आपकी जिम्मेदारी है, ताकि आपको लॉस ना हो। नंबर 9 ये है कि जी इनोवेशन इन द वर्ल्ड ऑफ रियल एस्टेट। इनोवेशन जो है वो किसी भी जगह अपनी जगह बना लेती है, यानी अपनी जो बर्तरी है वो इनोवेशन शो करती है। आप कोई भी काम करें उसको इनोवेट करते रहें, बेहतर रहेगा। रियल एस्टेट में भी अगर आप इनोवेटिव किस्म की इन्वेस्टमेंट करते हैं या उस इन्वेस्टमेंट को इनोवेटिव तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, इनोवेट कर सकते हैं, उसमें नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं, नए फ्लेवर, तो वो आप अलग डिफरेंट नीश में चले जाते हैं। उधर आपको प्रॉब्लम नहीं है, उधर रिस्क मिनिमम है, बल्कि वहाँ आप क्योंकि आपने उस प्रोडक्ट को वैल्यूएबल बना दिया तो उससे आपको फ़ायदा होगा, तो आपका रिस्क मिनिमम है और प्रॉफिटेबिलिटी हाई है। तो ये चंद तजावीज़ हैं कि आप अपने रिस्क को मिनिमम करने के लिए इन बुनियादी बातों का ज़रूर ख्याल रखें, ये आपकी फेवर में जाएंगी। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।